नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला के छात्रों के लिए कोयते बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय की ओर से MIL हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है उस पाठ्यक्रम में से एक इकाई है हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाएं। इसमें करीबन 20 लघु कथाओं को पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है। आइए उन 20 लघु कथाओं में से एक एक कथा का हम अध्ययन करते हैं। हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाओं में से पहली लघु कथा है, इसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, और इस लघु कथा के लेखक है माधवराव सप्रे। हिंदी साहित्य के भीतर लघु कथा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आकार की दृष्टि से भले ये लघु होती है, पर संदेश की दृष्टि से, सीख की दृष्टि से ये बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो लघु कथा है, इसमें जो पात्र है, जमींदार है, एक गरीब विधवा और उसकी 5 साल की पोती। ऐसे ये 3 पात्र इस लघु कथा में है। इस लघु कथा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के जीवन के भीतर संपत्ति ही सब कुछ नहीं होता है। वह जहां रहता है, जिस मिट्टी से वो जुड़ा हुआ है, जिस वतन से वो जुड़ा हुआ है, वो वतन, वो मिट्टी उसके लिए सब कुछ होता है। ऐसे एक बड़े जमींदार थे। जमींदार अमीर थे, का बहुत बड़ा महल था, और उसी महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। और वो गरीब विधवा कई सालों से वहां रह रही थी, जबकि उसके पति थे, इकलौता पुत्र था, बहू थी। इन सभी के साथ वह कई सालों से रह रही थी। उसके जीवन के भीतर दुख आया, पति की मृत्यु हो गई, इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। बहू थी, वह भी एक बच्ची को जन्म देकर स्वर्गलोक को सिधार गई। ये सारे के सारे लोग उसी झोपड़ी में रहे, और ये उनमें से ये 3 लोग, उस गरीब विधवा के पति, इकलौता पुत्र और बहू, वहां से छोड़कर वो चले गए हमेशा। अब उस झोपड़ी में केवल 2 ही व्यक्ति है, एक वो विधवा स्त्री और उसकी 5 साल की पोती। जमींदार ने अपने महल के पड़ोस में रहने वाली इस झोपड़ी की तरफ देखा, और देखकर जमींदार के मन में यह भावना निर्माण हो गई कि इस झोपड़ी को यहां से हटाया जाए। और उस झोपड़ी को हटाने के लिए उन्होंने अपने जितने भी सारे लोग थे उनसे कहा कि यहां से हमें ये झोपड़ी हटानी है। जमींदार था, पैसे वाला था, पैसे की कमी नहीं, कानूनन बातों की कोई कमी नहीं, सब कुछ उसके हाथ में था। झोपड़ी को हटाना उसके लिए आसान सी बात थी। एक दिन वहां आकर उस जमींदार ने उस विधवा से कहा कि ये झोपड़ी की जगह मेरी है, इसे तुम्हें खाली करना है। उस विधवा ने कहा, मैं सदियों से, न जाने कितने सालों से मैं यहां पर रह रही हूं। पर जमींदार ने कहा, नहीं, ये झोपड़ी है, यहां की जगह ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है,
और जमींदार ने कचहरी में जाकर पैसों का लालच दे दुआ कर वो झोपड़ी अपने नाम पर कर ली, वो झोपड़ी की जगह अपने नाम पर कर ली। अब उस विधवा को झोपड़ी से निकाला गया उसकी 5 साल की पोती के साथ। वहां से वो निकलकर आस पड़ोस में कहीं जाकर वो रहने लगी। जमींदार ने अपने महल के पास रहने वाली झोपड़ी को तुड़वाकर वहां पर कुछ नया मकान बनाने का वो सोच रहे थे। वहां काम कर रहे थे, जमींदार भी वहीं पर थे। और जब उस झोपड़ी के पास लोग काम कर रहे थे, जमींदार वहां थे, उसी समय वहां पर वो विधवा, जिस विधवा की वो झोपड़ी थी, जो रह रही थी, वो वहां आती है और आकर जमींदार से कहती कि जमींदार साहब, मुझे इस झोपड़ी में रहने वाली जो मिट्टी है, इस मिट्टी की एक टोकरी भर मिट्टी दे दीजिए। जमींदार मना करते कि नहीं, ये झोपड़ी और ये जमीन तो मेरी हो गई, अब इसमें से मैं तुम्हें किस तरह के क्यों दूं, इस पर मेरा अधिकार है। उस विधवा बुढ़िया ने अनुनय भी नहीं किया, वो गिड़गिड़ाई और गिड़गिड़ाकर उस जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं मानती हूं ये झोपड़ी आपकी हो गई है, कानूनन आपकी हो गई है, क्योंकि आप पैसे वाले हैं, जमींदार है, हम गरीब, हमारा कौन है। पर मेरी एक इच्छा है कि इस झोपड़ी में रहने वाली जो मिट्टी है, वहां से एक टोकरी मिट्टी मुझे दे दीजिएगा। जमींदार पूछते, क्यों, किस काम के लिए चाहिए तुम्हें एक टोकरी मिट्टी। तब वो गरीब विधवा कहती है, जमींदार साहब, मेरी जो पोती है वो खाना नहीं खा रही है। जमींदार कहते, तो मैं क्या करूं, तुम्हारी पोती है नहीं खाना खा रही, ये तुम्हारी समस्या, मेरी समस्या नहीं है, और मैं मेरी झोपड़ी की मिट्टी क्यों दूं तुम्हें। फिर वो विधवा अनुनय विनय करके कहती है, जमींदार साहब, इस एक टोकरी मिट्टी में ले जाकर इसका चूल्हा बनाऊंगी, उस चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद मेरी पोती को वो खाना दूंगी, तब वो खाएंगी। इस तरह के शब्द जमींदार ने सुने और सुनकर जमींदार मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी वो टोकरी लेकर यहां से एक टोकरी भरकर तुम ले जा सकते हो। वो विधवा उस झोपड़ी में गई। उस झोपड़ी में जाने के पश्चात उसने इस टोकरी में मिट्टी भरनी चाहिए, एक एक ढेला उठाकर वो टोकरी में डाल रही थी। उसके साथ साथ उसकी सारी यादें भी ताजा हो रही थी। झोपड़ी से जुड़ी हुई उसकी सारी यादें ताजा हुई और वो रोने लगी। रोते रोते एक एक मिट्टी का ढेला उठाकर टोकरी में डाल रही थी। टोकरी उसने मिट्टी से पूरी भर ली और पूरी भरने के पश्चात उसने उस टोकरी को उठाने का प्रयास किया तो वो उठा ही नहीं गई, वो बोझ बन गई थी, बोझा था। वो टोकरी नहीं उठी उससे। तब उस विधवा स्त्री ने जमींदार साहब से कहा कि जमींदार साहब, मैंने इस टोकरी में मिट्टी तो भर ली, पर ये टोकरी मुझसे उठाई नहीं जा रही है, आप इस टोकरी को उठाकर मुझे दे दीजिएगा। जमींदार साहब ने उस टोकरी को हाथ लगाया और उस टोकरी को उठाने लगे। जब उस टोकरी को उठाने लगे तो टोकरी उनसे उठ नहीं पाई। तब उस विधवा स्त्री ने कहा, जमींदार साहब, आप एक टोकरी का भार नहीं उठा सकते हो, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे। ये वाक्य जमींदार ने सुना और जमींदार को अपने कर्तव्य का याद आ गया। उन्हें पश्चाताप हुआ कि ये जो स्त्री मुझे कह रही कि एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा सकते, और इसमें तो, इस झोपड़ी में तो न जाने कितनी मिट्टी
कितनी टोकरियां मिट्टी की भरी हुई है, उसका भार कैसे उठा पाएंगे। जमींदार साहब समझ गए कि उस विधवा स्त्री को क्या कहना है। उन्हें पश्चाताप हुआ और पश्चाताप होने के पश्चात उन्होंने उस विधवा स्त्री को झोपड़ी वापस दी, क्योंकि उस झोपड़ी में केवल वो मिट्टी नहीं थी, उस मिट्टी के साथ उसके सुख दुख, उसकी यादें, संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। और उस स्त्री की उस बात को सुनकर जमींदार ने वह झोपड़ी उसे वापस दे दी। इस तरह एक लघु कथा हमने यहां पर समाप्त की। आइए हम चलते अब दूसरी लघु कथा की ओर, जिसका शीर्षक है अधिकारी पाकर। और इस लघु कथा के लेखक है राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, लघु कथा आकार में छोटी होने के कारण इसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। अधिकारी पाकर इस लघु कथा में जो पात्र है उनमें रामकृष्ण परमहंस है, राजा, प्रधान और लड़का, ये पात्र है। अब इसका अर्थ यह है कि अधिकारी पाकर मतलब अधिकार को पाकर क्या किया जा सकता है। मैं उदाहरण अगर दूं, पुलिस वाले से हम इसलिए डरते क्योंकि पुलिस की वर्दी होती है, उस वर्दी के कारण उन्हें अधिकार आया है, इसलिए हम डरते। और वो अधिकार बड़ा जरूरी होता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति आने के बाद उस व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या मंत्र रटने से वे लाभदायक होंगे। तब रामकृष्ण परमहंस ने उस व्यक्ति को एक कहानी कही। वो कहानी इस तरह की है। महर्षि रामकृष्ण का यह कहना है, इस कहानी के माध्यम से बताते हैं उस व्यक्ति को कि जिसको अधिकार है उसके द्वारा कही गई बात असर करती है। वे कहानी कहते हैं, एक राजा था और उस राजा के राज्याश्रय में, उसके राजमहल में एक प्रधान रहते थे। और वो जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधान अपने घर पर जाते थे। घर पर जाने के पश्चात वे मंत्र का जाप करते थे। एक दिन राजा प्रधान के घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने देखा कि प्रधान मंत्र का जाप करते, वो गायत्री मंत्र का जाप करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह का वो पाठ करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र का वो जाप करे। तब राजा ने प्रधान से पूछा कि प्रधान, आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसका जाप मैं अगर करूं तो प्रधान ने कहा कि आप इसका जाप तो कर सकते, पर आप इस मंत्र का जो परिणाम है वो आपको नहीं मिल पाएगा। राजा ने कहा क्यों नहीं, मैं राजा हूं। तो प्रधान ने कहा कि आप उस मंत्र का जाप तो कर सकते, उस मंत्र का अधिकारी आप नहीं है। राजा को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है। फिर राजा ने एक ब्राह्मण को खरीदा और ब्राह्मण को खरीद कर ले आया और उसे कहा कि मुझे गायत्री मंत्र को याद कराओ। उस खरीद कर लाए हुए ब्राह्मण ने राजा को गायत्री मंत्र याद करने दिया और राजा ने वो गायत्री मंत्र याद कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
और उस मंत्र को याद करने के पश्चात, जप करने के पश्चात वो प्रधानमंत्री के पास ले जाते हैं, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि देखो तुम भी मंत्र जप कर रहे थे और मैंने भी मंत्र का जप कर लिया। और प्रधानमंत्री से कहने कि मैं जो ये मंत्र का जप करा वो शुद्ध तो है। तो प्रधानमंत्री ने कहा मंत्र तो वही है पर उसका गुण और प्रभाव नहीं है। राजा को और गुस्सा आया, भैया आप जो मंत्र बोल रहे थे वही मंत्र मैं भी बोल रहा हूं, तो इसका गुण और प्रभाव क्यों नहीं? स्पष्ट करो इसे कि तुम जो मंत्र बोल रहे हो उसका प्रभाव है, उसका गुण है, और मैं जो मंत्र बोल रहा हूं राजा होने के बावजूद भी मेरे मंत्र का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस प्रधान ने अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए राजा से कहा कि राजा, इसका जवाब राजमहल में मैं देता हूं। राजा का राजमहल में आगमन हुआ, सभी बैठे, सभा राजसभा में सब बैठे। तब उस प्रधान ने एक लड़के को बुलाया। उस लड़के को बुलाकर मंत्री ने उसे बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह के सामने खड़ा करने के पश्चात मंत्री ने उस लड़के से कहा, हे छोकरे, राज सिंहासन पर बैठे हुए जो बादशाह है जाकर उनके गाल पर थप्पड़ मारो। प्रधानमंत्री ने इस तरह का आदेश उस लड़के को दिया। प्रधानमंत्री के इस आदेश का उस लड़के पर कोई असर ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री दोबारा कहता है कि हे छोकरे, वहां जाकर राजमहल राजगद्दी पर बैठे हुए राजा जो है उस राजा के गाल पर थप्पड़ मारो। उस लड़के पर इस बोलने का कोई असर नहीं हुआ। वो बार बार कहने लगा छोकरे से, जाकर राजा को थप्पड़ मारो, जाकर राजा को थप्पड़ मारो, पर उस लड़के ने मारा नहीं। ये सारा दृश्य देखकर राजा को गुस्सा आया, और राजा को गुस्सा आने के पश्चात राजा ने उस लड़के से कहा, हे छोकरे, जाओ और जाकर मंत्री की गाल पर 2-4 थप्पड़ मारो। वो लड़का जाता है और जाकर मंत्री के गाल पर 2-4 थप्पड़ मार देता है। इसके पश्चात वो प्रधानमंत्री राजा से कहता है कि राजा साहब, मैंने जो वाक्य कहा था वही वाक्य आपने भी कहा। मैंने कहा था राजा के गाल पर थप्पड़ मारो, आपने कहा प्रधानमंत्री के गाल पर थप्पड़ मारो, पर उस लड़के ने मेरी कही हुई बात को माना नहीं, पर आपने बात कही उसको स्वीकार कर लिया। जो बात मैंने कही थी वही बात आपने भी कही थी। सुनने वाला या जिसको बताई गई थी वो व्यक्ति भी वही है, वही लड़का है, उसको आपने भी वही बात की, मैंने भी वही बात की, पर मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, आपकी बात का असर हुआ और उसने आकर मेरी गाल पर थप्पड़ मारा। प्रधानमंत्री कहते, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी वाणी में अधिकार है, मेरी वाणी में अधिकार नहीं है। और यही बात मंत्रों की भी है। जिसके वाणी में अधिकार होता है या वह व्यक्ति जो उस मंत्र को पढ़ने का अधिकारी होता है, उसके द्वारा कहे गए या जाप किए गए मंत्र का ही असर हो सकता है, अन्य किसी का नहीं हो सकता। राजा की समझ में ये बात आई और तब राजा ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि मंत्र का जप आप कर सकते क्योंकि आप उसके अधिकारी हो। और यह सारी कथा बताने के पश्चात राजा की समझ में आ गया। इस तरह यह हमारी दूसरी कथा है जिसका शीर्षक था अधिकारी पाकर। आइए अब हम तीसरी कहानी की ओर चलते हैं जिसका शीर्षक है कलावती की शिक्षा। इस लघु कथा को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इसमें दो ही पात्र है, एक श्याम सुंदर जो लेखक है और कलावती जो श्याम सुंदर की पत्नी है।
लघु कथा का उद्देश्य है कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना है, नीचा नहीं समझना है। श्याम सुंदर लेखक है और लेखक होने के कारण वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। उनकी जो पत्नी है कलावती, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर वह सुसंस्कृत है, सभ्यता क्या उसे पता है। श्याम सुंदर लेखक है और वह रात के समय में अध्ययन कर रहे थे और कलावती सोने जा रही थी। तो कलावती ने क्या किया कि लैंप की रोशनी उसने कम कर दी। जैसे ही कलावती ने लैंप की रोशनी कम कर दी, श्याम सुंदर क्रोधित हो गए, क्योंकि श्याम सुंदर को लेखक होने का अहंकार था। श्याम सुंदर क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद वो अपनी पत्नी कलावती से कहते हैं, पढ़ने का सुख तुम नहीं जानती, तुम्हें समझाना तो मूर्खता है। श्याम सुंदर ने अपनी पत्नी को मूर्ख कहा। कलावती को बुरा लगा, पर कलावती ने अपने मन की व्यथा को स्पष्ट नहीं किया। उसने अपने पति को पान खिला दिया और पान खिलाने के पश्चात वो अपने पास रहने वाली जो चीनी पुतली है उसको लेकर वो बैठ गई और कलावती चीनी पुतली को पढ़ाने लगी। इधर श्याम सुंदर लेखक जो थे, वो लेखक लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें वो उनकी जो नायिका है, उस नायिका के संदर्भ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लिख रहे थे वो। उसी समय कलावती ने अपनी चीनी पुतली को लेकर वो पढ़ाने लगी और वो कहती है, देखो मैं तुम्हें 2-4 बातें सिखाती हूं, उन्हें अच्छी तरह रट लेना, लज्जा कभी मत करना। ये पुरुषों की चालाकी है जो उन्होंने इसे स्त्रियों के हिस्से कर दिया। ये दूसरे शब्दों में एक प्रकार का भ्रम है, इसलिए तुम में ऐसा रूप धारण करना कि पुरुष जो बाहर से अनुकंपा करते हुए तुमसे भीतर भीतर घृणा करते हैं, वह भी तुमसे भयभीत रहे, तुम्हारे पास आने का साहस न करे और कृतज्ञ होकर दासत्व है। और वो दूसरी बातें सिखाती, प्रगल्भता का अभ्यास करना। प्रगल्भता जो आजकल बड़ी बाढ़ पर है, बड़ी अच्छी वस्तु है, उसके बल से मूर्ख भी पंडित समझे जाते हैं, उसका अच्छा अभ्यास करना जिससे तुमको कोई मूर्ख न कह सके, कहने का साहस ही न हो पुतली। कलावती ऐसा क्यों कहती है पुतली से? क्योंकि श्याम सुंदर ने उसे कहा था कि पढ़ने का सुख तुम नहीं जानती, तुम्हें समझाना मूर्खता है। और वही बात कलावती ने अपनी पुतली से कहा। ये सब बातें श्याम सुंदर ने सुनी और सुनकर उसकी आंखें खुल गई और आंखें खुलने के पश्चात उसने अपने आप को वो समझाने लगा, श्याम सुंदर कि मैंने मेरी पत्नी को मूर्ख समझा। वास्तव में जिस बात को लेकर मेरा लेखन कार्य रुका हुआ था, उन सारी मेरी नायिकाओं के भीतर रहने वाली सारी बातें तो मुझे मेरी कलावती ने दी, और कलावती की इस शिक्षा के कारण श्याम सुंदर आगे चलकर अच्छे लेखक बन पाए। तो ये रही कलावती की शिक्षा। चौथी हमारी कहानी है, लघु कथा है, जिसका शीर्षक है बड़ा क्या है। और इस लघु कथा के लेखक है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो पात्र है वह है राजा, ब्राह्मण और राजकर्मचारी। ये लघु कथा हमें यह सिखाती कि मनुष्य मान सम्मान संपत्ति से बड़ा नहीं होता है। मनुष्य बड़ा होता है तो वह केवल चरित्र से बड़ा होता है। हमारे अच्छे गुणों के कारण हम बड़े होते हैं। सौंदर्य, संपत्ति, संतान,
ज्ञान, इनसे मनुष्य बड़ा नहीं होता है। मनुष्य बड़ा होता है अपने चरित्र से। अंग्रेजी में जो कहावत कही जाती है, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ वेल्थ इज लॉस समथिंग इज, बट कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र अगर हमारा बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इस चरित्र को बनाए रखना, पावन बनाए रखना, शुद्ध बनाए रखना, ये बड़ा कठिन कार्य है। और यही जीवन के, मनुष्य के जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि उसका चरित्र शुद्ध हो, पावन हो, पवित्र हो। इस लघु कथा में एक कहानी कही गई है। एक राजा थे, उस राजा के दरबार में एक सज्जन ब्राह्मण रहते। ब्राह्मण जैसे पंडित थे वैसे सुशील भी थे। जीव हिंसा, चोरी, मिथ्या, झूठ बोलना, ये बिल्कुल वो नहीं जानते थे। ऐसे ये सज्जन ब्राह्मण थे। और ऐसा ये सज्जन ब्राह्मण राजा के दरबार में रहते थे। राजा भी बड़ा उनका सम्मान करते थे, वे उसे खूब चाहते थे, आदर सम्मान करते थे। और राजा के साथ साथ अन्य लोग भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखते थे, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति करते थे। एक दिन उस सुशील ब्राह्मण ने सोचा कि राजा जो मेरी इतनी खातिर करते हैं, इतना आदर सम्मान करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्या कारण है? क्या मेरी जाति के लिए, मेरे कुल के लिए, या देश के लिए, या मेरे पास ज्ञान है, विद्या है इसलिए, या मेरे चरित्र को लिए? इनमें से किसी एक के लिए राजा मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। क्यों ना हम इन सब बात की एक परीक्षा ली जाए। इसलिए उस गरीब ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने, सुशील ब्राह्मण ने सोचा राजा की परीक्षा लेना। वहां एक राज कर्मचारी राजा के दरबार में थे। वो राज कर्मचारी का काम था पैसों का हिसाब किताब रखना। जिसका कुछ रुपया पैसा पावना होता था, हिसाब करके चुकता थे। एक दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में गए, राजा से भेंट की, और भेंट कर कर वो लौटते जा रहे थे। उसी समय वो जो राज कर्मचारी था, वो पैसों का हिसाब करके वहां पर बैठा हुआ था, कर रहा था वो। उस ब्राह्मण ने क्या किया, उस राज कर्मचारी की आंख चुराकर, उससे आंख चुराकर वो जो पैसे रखे हुए थे उसमें से कुछ पैसे उसने चुरा लिए। चुराकर वहां से वह अपने घर की ओर चला गया। राज कर्मचारी ने देखा कि ये सुशील ब्राह्मण, ज्ञानी पंडित ब्राह्मण पैसा चुरा कर ले जा रहे हैं। उस ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव होने के कारण उन्होंने, उस राज कर्मचारी ने ब्राह्मण को कुछ नहीं कहा, न राजा के पास उनकी शिकायत की। दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर आता है और पैसे चुरा कर ले जाता है। जैसे वो पैसे चुराकर वो जाने वाला था, राज कर्मचारी ने देखा और वो जोर से चिल्लाने लगा, चोर 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 चिल्लाने लगा। उसी समय राजमहल में रहने वाले कर्मचारी दौड़कर भागकर आए और आकर उन्होंने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। क्योंकि राज कर्मचारी ने उनको तो रंगे हाथों पकड़ लिया था कि चोरी कर रहे, पैसों की चोरी कर रहे। और उन्होंने कहा, वाह बाबा जी, इतने दिनों से तुम खूब सच्चरित्र बनने जा रहे थे, सुशील बनते थे, और तुमने ये पैसों की चोरी की। चलो राजा के पास मैं तुम्हें ले जाता। और जैसे ही उस ब्राह्मण को चोरी करने के कारण राजा के सामने वो राज कर्मचारी लेकर आता है, और आने के पश्चात वो राजा से कहता कि महाराज, आपके अपने दरबार में रहने वाला ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण पैसे चुरा कर ले जा रहा था, इसे पकड़कर मैं ले आया हूं। राजा ने ऐसा सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, और दुखी होकर उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था, चोरी करने की क्या आवश्यकता, इतना सच्चरित्र सुशील विद्वान ब्राह्मण से चोरी क्यों की?
राजा दुखी होकर कहे, हे ब्राह्मण, तुम अब तक सुशील थे, पर तुम्हारे द्वारा की गई चोरी के कारण तुम दुशील हो गए। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ, जाकर इस ब्राह्मण को दंडित करो, इसे कारागृह में डाल दो। उसी समय वो ब्राह्मण राजा से अनुनय विनय करते हुए कहता कि महाराज, मैं चोर नहीं हूं। राजा कहते, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर तुमने पैसों की चोरी क्यों की? ये राज कर्मचारी तुम्हें रंगे हाथों इसने पकड़ा और तुमने चोरी नहीं की, ऐसा कह रहे हो? उस समय वो ब्राह्मण राजा से कहता है, महाराज, आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, बड़ा आदर सम्मान करते थे, लोग भी मेरी भक्ति करते थे, मेरे प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। मैं ये जानना चाहता था कि ये सब किसके लिए है, या तो मेरी जाति के लिए है, या मेरे कुल के लिए, मेरे विद्या के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए। इसकी मैं परीक्षा करना चाह रहा था, और इस परीक्षा के लिए मैंने आपका धन चुराया। महाराज, मेरी समझ में आ गया, ये जो कुछ इतना मान सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, मेरे प्रति श्रद्धा का भाव रखा जाता था, वो मेरी विद्या के कारण नहीं, मेरी जाति के कारण नहीं, मेरे कुल के कारण नहीं, मेरे चरित्र के कारण ये सम्मान था। आज मेरे चरित्र पर एक दाग आया, मैंने चोरी की, मेरा सारा मान सम्मान आदर भक्ति सब निकल गया। और ब्राह्मण महाराज से कहता है, महाराज, चरित्र ही श्रेष्ठ है, और मेरे चरित्र पर यह दाग पड़ा हुआ है, इसलिए मेरा कोई मान सम्मान नहीं करता, मुझे कारागृह में डाला जा रहा है। और ब्राह्मण महाराज से प्रार्थना करता है कि महाराज, मैंने चोरी तो की है, पर ये चोरी मैंने जानबूझकर की है कि किसका सम्मान होता है ये देखने के लिए। बड़ा क्या है, कुल बड़ा है, जाति बड़ी है, विद्या ज्ञान बड़ा है, या चरित्र बड़ा है, ये जानने के लिए मैंने परीक्षा ली थी। और मेरी समझ में आ गया, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो चरित्र है, चरित्र से बड़ा और कोई नहीं है। इसलिए महाराज, मुझे जेल में डालने की बजाय मैं अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करता हूं कि मैं संन्यास लेता हूं, और संन्यास लेकर मैं तपस्या के लिए हमेशा हमेशा के लिए चला जाता हूं। और राजा ने उसको तपस्या के लिए, उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। इस तरह बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अगर कोई है तो वह केवल चरित्र है। पांचवी एक कथा है जिसका शीर्षक है सेठ जी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये कथा उस समय की जब गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला जा रहा था। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य कर रहे थे, और जब कोई कार्य करना होता तो उसके लिए चंदे की, पैसे की आवश्यकता होती, तो कुछ कार्यकर्ता जो थे, उस समय के कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थे, उस समय कांग्रेस का मतलब वो राजनीतिक पक्ष नहीं था, उस समय कांग्रेस का पक्ष था अंग्रेजों के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले लोग थे, वो कांग्रेसी, उन्हें कांग्रेसी कहा जाता था। तो चंदा इकट्ठा करना था। एक कांग्रेसी वह सेठ जी के पास आते और आकर वो कहते कि बाबूजी, गांधी जी का कुछ कार्य का काम चल रहा है, उसके लिए चंदा चाहिए। तब वो बाबूजी कहते, सेठ जी कहते कि बाबूजी, आपके पीछे खुफिया पुलिस लगी हुई रहती है, कोई हमारी रिपोर्ट कर देगा तो? क्योंकि सेठ जी डरते हैं, अंग्रेजों से डरते थे। हमने गांधी जी के आंदोलन के लिए अगर चंदा दे दिया, और अंग्रेजों को ये बात, अगर खुफिया लोगों को, अगर पुलिस वालों को अगर ये बात पता चल गई, तो अंग्रेज हमें पकड़ कर ले जाएंगे। हम डरते हैं, कलेक्टर से डरते हैं। उस समय कांग्रेसी ने जवाब दिया, कलेक्टर से आप डरते हो, पर कलेक्टर तो हमसे डरता है। और वो कांग्रेसी सेठ जी से कहता है कि आप डरने वालों में क्यों रहते हो, आप कांग्रेस में अपना नाम लिखवा लो, कलेक्टर आपसे भी डरने लगेगा। ये कांग्रेसी की बात सुनने के पश्चात सेठ जी हंसने लगे और कहते कि हम पैसा कमाने वाले लोग हैं, हमें ये राजनीति या अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ने का या उनके विरुद्ध जाने का हमें कोई आवश्यकता नहीं। केवल सेठ जी हंसते हैं, उनकी हंसी में ही सब कुछ वो कह देते हैं। और यहाँ पर ये छोटी सी कहानी समाप्त होती है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी शेष बचा हुआ